बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमला को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। इसके साथ साथ आज 6 सितंबर का दिन, आज का वो तारीखी दिन जिस दिन पाकिस्तान के अफवाज ने अपनी सरहदों को कंट्रोल किया और अपनी सरहदों को हिफाजत की और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान की आवाम भरपूर तरीके से तैयार है कि इनका कंट्रोल भी संभालेगी और इनकी हिफाजत करेगी। बिल्कुल, डिफेंस डे के तौर पर ये दिन मनाया जाता है और अभी कुछ देर पहले आप मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी देख रहे थे और भरपूर दुनिया को ये बताया जाता है, तरीके से जवाब दिया जाता है कि किस तरह से हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं और इस दिफा के दिन को कैसे मना सकते हैं। आज टॉप ट्रेंड भी चल रहा है हैशटैग मतन की मट्टी गवाह रहना और हैशटैग डिफेंस डे, जिसमें 6 सितंबर के हवाले से पूरा पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ फ़ख्र कर रहा है तमाम अफवाज पर, वो चाहे नेवल हैं, वो फ़िज़ाइयाँ हैं या वो बड़ी फ़ौज है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जैसे हम रिलेट करते हैं अपने दिफा के साथ, वहीं पर शोहदा और गाजियों को भी खराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल, खराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहिए क्योंकि ये हमारा फ़ख्र है और इन्होंने जो अपनी जानें कुर्बान की उसकी वजह से पाकिस्तान की आज जो सरजमीन है वो हिफाजत में है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो भरपूर तरीके से दिफा की सलाहियत भी रखती हैं और इतनी टेक्निकली इक्विप्ड हैं। हौसला और तो है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्निकली इक्विप्ड भी इतनी ज़्यादा हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खत्ते में जितने भी दीगर ममालिक हैं उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान से किसी किस्म का जो है पंगा नहीं लेना है। खासकर हमारे वो बुज़दिल हमसाये जो कि हर वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान पर हमला किसी न किसी तरीके करने के लिए। बिल्कुल, और बड़े शहरों पर सड़कों पर पैनाफ्लेक्सेस भी लगे हुए हैं, बहुत से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बिलबोर्ड्स भी लगे हैं। जब मैं आ रही थी सुबह तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फील आ रही थी कि 1965 में किस तरह से हमने अपना डिफेंस किया और फिर किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उस पूरे टेन्योर में जो हमारे शोहदा हैं जो आज भी जिंदा हैं, ये हमारा ईमान है, लेकिन उनके खून की कुर्बानी, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी, ये कौम उनको सलाम पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ निशाद हैदर हमारे कौम के हीरो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के हवाले से भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो उनकी जो जहाँ पर उनकी मैयत दफनाई गई वहाँ उनको भी आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और इसके साथ साथ वहाँ पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दुरे नायाब मौजूद है वहाँ पर, दुरे बताइएगा। मैं मेजर अजीज़ भट्टी की जय शहादत में मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पे लाहौर की जो लाहौर की बका है उसको नाकाबिल तस्खीर बना दी गया और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क कौम की वो खिदमत की जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस वक्त यहाँ पे पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया और पाक फ़ौज की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। उनके बेटे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मेजर रिटायर्ड ज़फ़र जावेद साहब। सर, आपके वालिद गिरामी ने जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत की, मुल्क कौम की खिदमत की, रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आप बतौर एक बेटा होना कैसा महसूस करते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बाइस फ़ख्र हैं, वो हमारे हीरो हैं और ऐसी बहादुरी से जो लड़े हमें उस पर फ़ख्र है। मैं यही कहूँगा कि ये हमारा वक्त इस वक्त जो है बड़ी हम पेचीदा मोड़ पे हैं और हमें एक मुत्तहिद होके इसको टेक ऑन करना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप इस वक्त बहुत अच्छी है, सिविल भी और मिलिट्री भी, और मुझे बहुत इन पे उम्मीद है कि विद इन फ्यू ईयर्स हम पाकिस्तान बहुत बहुत ऊपर जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बड़े साहबजादे हमारे साथ थे और बहुत ही आला मकाम दिया कि सब मुत्तहिद रहें और यौम दिफा पर मुल्क कौम की खिदमत करते रहें, हिफाजत करें और पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ से अपडेट कर रहे थे। और ये वो फैमिलीज़ हैं जिनका हौसला जो है वो फिर पूरी कौम बनती है और पूरी कौम इनकी फैमिली के साथ खड़ी है। और आज भी 1965 से लेकर अब तक मेजर राजा अजीज़ भट्टी के मैं देख रही थी कि सड़कों पर लगे हुए थे बैनर्स और बचपन में हमें इतना शौक होता था। जो 6 सितंबर को बाकायदा इनके ऊपर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती थी और शुरू से ही ये नशरियात जो हैं वो साथ साथ चल रही हुई। बिल्कुल, और 1965 की जंग के चूँकि ये हीरो हैं और 1965 की जंग से एक सिलसिला भी चला आ रहा है, वो है मिली नगमे, जिनकी वजह से वो जोश और जज्बा मिला पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तानी कौम एक सीसा पलाई दीवार साबित हो गई। और मैडम नूरजहां से लेकर आज तक ये सिलसिला मेरे ख्याल में जारी है। बिल्कुल, एक और वीडियो जो है वो वायरल हुई है, वो मिली नगमा तो आपने बहुत सुना होगा। भी ऐसे कोई ख़ास दिन आते हैं तो ये मिली नगमे सुने भी जाते हैं और ख़ासकर ये जिस तरह से एक नए गुलकार हैं उन्होंने बात की, इस हवाले से गाया है। तो ये एक ट्रेंड ऐसा है जो कि आपका मुल्क से
से बेसिकली मोहब्बत का जज्बा जो है वो ज़्यादा दिखाता है। बिल्कुल, इस पर आज हम बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे, कुछ रियल हीरोज से आपको मिलवाएंगे जो असल में सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोग्राम जो है उसमें गाहे बगाहे हैं, हम ये डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और चूँकि रूटीन की चीज़ें भी चल रही हैं, साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, कोविड की सिचुएशन क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो शामिल करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले जी बिलावल भुट्टो पंजाब में इस वक्त मुतहरिक हैं। तालिबान का पंजशेर पर कंट्रोल का दावा। कोरोना की लहर जोर पकड़ने लगी। 6 सितंबर मकार दुश्मन की शिकस्त का दिन। तो ये थी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम की। और इसके अलावा पीडीएम से अब अलग होती जमात पीपल्स पार्टी की, जिसने अपना तरीकाकार इस्तेमाल किया है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जो तरीका हमारा है वही ठीक तरीका है, अगर अदम एतमाद लेके आना है वही पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लेकर आने का वाहिद तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर मैं बात करूंगा पीडीएम से तो सिर्फ शहबाज शरीफ होंगे जिससे मैं बात कर सकता हूं। बिल्कुल, अच्छा उन्होंने पीडीएम का जिक्र भी नहीं किया क्योंकि पीडीएम स्टैंड्स फॉर तमाम जमातें जो बच गई हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम नून में अगर बात होगी, ही वाज वेरी स्पेसिफिक, तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ से होगी। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक किया गया है और अपोजिशन मिलकर इंतखाबी इस्लाहात और ईसी नए मेंबर्स पर लाइहा अमल भी बनाएगी, ये भी उन्होंने कहा। और फिर कहा कि हुकूमत के खिलाफ इत्तफाक राय के साथ चलने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से रब्ता नहीं करेगी, मुस्लिम लीग नून से, चूंकि वो एक बड़ी जमात है और अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नवाज के हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम कायदे हिस्से इख्तलाफ से बात करेंगे और उन्हीं के साथ डिसाइड करेंगे जो भी लाइहा अमल होगा पार्लियामेंट के अंदर, या अगर बाहर भी कुछ करना है तो बातचीत उन्हीं से होगी। इस पर हम बात करेंगे जी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिसाइड की गई है कि लफ्जी गोलाबारी जो है वो कम रखेंगे। ये सजेशन जो है वो दोनों तरफ से की गई डिस्कस, और अब इस पे अमल किस हद तक होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अंजुम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है जी शहबाज शरीफ से ही रब्ता होगा, उन्हीं से बातचीत होगी, तो ये फिर किस तरफ इशारा है? अच्छा, इसका इशारा तो वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ का वो रवैया है जो उन्होंने कराची में जिसका इजहार किया। कराची में जब शहबाज शरीफ गए तो उनकी वहाँ के ताजरों से मुलाकात थी और ताजरों ने जो है शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया कि वो जो मौजूदा सूरत हाल है इसको जो है वो कायम रहने दें, इसमें वो हैप्पी थे। तो जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने, आपने देखा होगा कि कराची में एक तो इनकी 2023 के इलेक्शन की बात की कि इमरान खान की मुद्दत पूरी होगी और साथ में ये भी कहा कि वो कौमी हुकूमत बनाने पर भी जो है वो रजामंद है, यानी कि वो मुकम्मल अफाम तफहीम और मिल के चलने की और वो तहरीक चलाने की और उथल पथल करने की और धरने की बात नहीं की उन्होंने। अच्छा, अब ये वो बात थी कि जिसके लिए बिलावल भी तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भी 2023 की इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और वो इस तैयारी के अंदर जो है वो उन्हें सूट करते हैं कि अगले इलेक्शन जो है वो 23 में हो और उसमें जो है वो परफॉर्म करें, तो उसमें शहबाज शरीफ उन्हें सबसे ज्यादा उन्हें लगता है कि 2023 में, हाँ 2023 का टारगेट अगर करें, क्योंकि नून के अंदर जो दूसरी आवाज़ है वो तो रैली निकालने की है, धरना देने की है और इमरान खान की हुकूमत फौरी ख़त्म करने की है और फौज पर तनकीद की है। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि मरियम फार्मूला हो गया। नहीं, माइनस मरियम नहीं, आप मरियम को जो है वो ज़्यादा, मरियम का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ है और इस आवाज़ में मरियम नवाज भी हैं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस आवाज़ में शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, इस आवाज़ में जो है वो एहसन इकबाल भी हैं, एक पूरा ग्रुप है, लेकिन ये आवाज़ जो है वो नवाज शरीफ। पॉइंट समझ में आ गया कि बेसिकली शहबाज शरीफ उनको लग रहा है कि वो ऐसा रोल अदा कर सकते हैं जो 2023 के इलेक्शन के लिए दोनों फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो रही है, कल भी काफ लीग से एक मदर अब्बास और एमक्यूएम से राना अमजद अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी एक्टिव है आइंदा आने वाले दिनों में शामिल होगी की बड़ी तारीफें की हैं, इमरान खान साहब की ऐसा लग रहा है वो भी शायद, और लेकिन वो ओपनली ये नहीं कहते कि मैं कहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब का भी बयान उस हवाले से आपको याद होगा। ये सारी सिचुएशन किस तरफ देख रहे हैं? अच्छा, एक तो ये कि बिलावल भुट्टो के ने पंजाब का दौरा शुरू किया।
अच्छा, और ये दौरा शुरू किया उन्होंने जनूबी पंजाब से। अच्छा, जनूबी पंजाब में पहले भी पीपल्स पार्टी जो है वो कदरे बेहतर पोजीशन में ठीक है। है। वैसे तो पंजाब से वो उड़ी हुई है, लेकिन जनूबी पंजाब में वो कदरे बेहतर पोजीशन में है। और अगले और पंजाब में जो है वो कौमी असम्बली की 147 सीटें हैं, उसमें से बिलावल अगर जो है वो 47 भी ले जाए तो बिलावल वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, जो जनूबी पंजाब है वो बहुत दिलकश है, बहुत टारगेट भी है पीपल्स पार्टी का, अट्रैक्टिव है पीपल्स पार्टी के लिए। दूसरी वजह उसकी एक तो ये कि वहां पर मजबूत है, दूसरी वजह जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इमरान खान से जो नाराज है और जिनको आपको लगता है उसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा? हाँ, और जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को खदशा है कि उन्हें अगले इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेंगे, तो वो भी या तो पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे या मुस्लिम लीग नून की तरफ देखेंगे, या आजाद भी जीत सकते हैं ना, बाद में उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, चांस पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा इसलिए बनता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ जो फौज के ऊपर हमले कर रहे हैं उससे लगता है कि अगले डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं 2023 के इलेक्शंस को लेकर। सब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक बात आपने वाज़ेह तौर पर कर दी कि अब दोनों पार्टीज के मुफाद में यही है कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और इलेक्शन 2023 में ही हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जहाँ पर हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं वहीं पर मुझे हमारे सॉफ्ट एम्बेसडर्स और ऐसे लोग जो अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं उनके ऊपर भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और ऐसा ही आज एक फ़ख्र पाकिस्तान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विन करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। हैदर अली ने जी डिस्कस थ्रो में 55.26 मीटर से नंबर 1 पोजीशन हासिल की और पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। इस वक्त वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। अब हम मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे जानते हैं इस खूबसूरत सफ़र के बारे में जो कि उन्होंने तय किया। हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने एक बेहतरीन अचीवमेंट हासिल किया पाकिस्तान के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने ये मुझे मौका दिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल, पूरी कौम आप पर फख्र कर रही है। और हैदर 2 दिन तक मुसलसल टॉप ट्रेंड चलता रहा और बच्चा जो है वो इस पर खुशी का इजहार कर रहा था। स्पेशली ये जो वीडियो अभी स्क्रीन पर चल रही है ना कि आप पाकिस्तान का परचम लेकर जब भागे खुशी से, क्या लम्हात थे जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था या उससे पहले कौमी तराना जब चलाया जा रहा था पूरे स्टेडियम में और आप सबसे टॉप पर खड़े थे? जी, ये मेरा एक ख्वाब था काफ़ी सालों से, जब से मैंने पैरालंपिक में खेलना शुरू किया था कि काश कुछ दिन ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा और पाकिस्तान का झंडा इधर लहराया जाएगा। तो वो एक ख्वाब की तरह ही लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और सब की दुआओं से वो ख्वाब मेरा पूरा हो गया। और जब झंडा से जा रहा था तो यही मेरे दिल की सबसे बड़ी तमन्ना थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी जो ख्वाहिश पूरी हुई और मैंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लहराया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। पाकिस्तानी आप पर फ़ख्र करते हैं और ऑब्वियसली बहुत खुशी के लम्हात थे जब आपको गोल्ड मेडल मिला। तो हैदर, ये बताइएगा कि चूँकि इसमें 6 अटैम्प्ट थी, आपने ये 5th अटैम्प्ट में किया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आप नहीं कर सके, 5वीं में आपने कर लिया। ये जो सफ़र था, तय करना था और जो एक जज्बात होते हैं उस बारे में बताइएगा, क्या थे जब आपने अटैम्प्ट की और जब हासिल कर लिया गोल्ड मेडल? जी, ये जो टाइम तो 1 घंटा था मेरे लिए, लेकिन ये मैं ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी का जैसे सबसे मुश्किल वक्त यही है, क्योंकि मेरे इवेंट में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और हमारा होता है कि सेक्टर में खड़े होके वहां पे थ्रो करनी होती है। वो पानी की वजह से पाँव भी स्लिप हो रहा था और हाथ की ग्रिप भी नहीं बांध रही थी, इसलिए मेरे मुसलसल पहले 2 थ्रोएं जो फॉल हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी और मैंने फिर तीसरी थ्रो की। वो तीसरी जब मैं थ्रो की तो मैं 6ठे नंबर पे आ गया। चौथी थ्रो की वो भी मेरा फाउल हो गया और फिर 2 थ्रोएं बाकी बची थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लिया और मैंने जब 5वीं थ्रो की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेस्ट थ्रो लगी और मैं 6ठे नंबर से पहले नंबर पे आ गया। क्या कहना? बिल्कुल, 6ठे नंबर से पहले नंबर पर आ गए और फिर गोल्ड मेडल, ये जो आपने बड़े फ़ख्र से गले में पहना हुआ है, इसको पहनाया गया आपको, सेलिब्रेट किया गया और फिर जब आप वतन वापस आए तो बड़ा शानदार आपका इस्तकबाल भी हुआ। हैदर, आपने कहा कि आपने हिम्मत नहीं हारी, तो मुझे तो लगता है ये आपकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान है। नॉर्मली खुदा न खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है या आप स्पेशली एबल्ड होते हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं कि बस अब तो मैं घर ही रहूँगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी तो हिम्मत की दास्तान तब से शुरू हो गई जब से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने स्पोर्ट्स में आना है, पैरा ओलंपिक्स में भी जाना है।
जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर ये जो टेनोर था टोक्यो के लिए, आपको पता है कि कोविड की वजह से ग्राउंडें बंद थी, जी तो पीएसपी भी बंद था, पंजाब का भी स्टेडियम बंद था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुद मैंने वो मिस्त्री होता है उसको लगा के अपनी होम टाउन गुजरांवाला में एक अपना सेक्टर तैयार करवाया, और वहां पर मैंने 5 साल पहले 2-3 साल तो प्रैक्टिस, बाद में 5 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग की अपने गुजरांवाला में। मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई इंटरनेशनल कोच चाहिए या कोई वसाइल चाहिए या ऐसे, मैं जिस तरह के हालात है उसको मद्देनजर रख के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी मेहनत की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हैदर, चूँकि आप माशाल्लाह अब तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में आपने हासिल किया, इससे पहले भी आपने पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल हासिल किए हैं, और पैरा ओलंपिक्स हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड हो, आपने मतलब इवेंट हो, उसमें आपने हासिल किए हैं मेडल्स। तो बताइएगा थोड़ा सा कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं, खुद भी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, उस तरह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो एसोसिएशंस हैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं। अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हर जगह, मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं खेलता हूँ, पाकिस्तान वापडा मुझे मेरी जॉब है, वो भी मुझे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है इंशाल्लाह पूरा मेरे साथ तावन करते हैं, आईपीसी मिनिस्टर साहब हैं, तो इनके तावन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अपने कैरियर को अभी तक मैं लेके आ रहा हूँ तकरीबन, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं पैरा ओलंपिक में, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रियो में ब्रॉन्ज मेडल था, बीजिंग में मैं सिल्वर मेडल था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गोल्ड हुआ हूँ। तो इन सब का तावन है मेरे साथ, मैं इनके सब का मशकूर हूँ कि इनके तावन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अचीवमेंट हासिल कर रहा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। अच्छा, आप जब वतन वापस आए हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रब्ता किया है किसी ने, क्योंकि अप्रिसिएशन तो हर लेवल पर की गई, वो चाहे मिनिस्टर्स हैं, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, ट्वीट भी किए गए, अप्रिसिएशन भी की गई, कोई रब्ता हुआ है आपसे किसी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रात को ही जब मैं वापस आया तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब राय तैमूर भट्टी साहब ने मुझे 25 लाख का ऐलान किया, और उसके साथ ही हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी आए हुए थे, और उसके बाद पाकिस्तान वापडा की मैनेजमेंट टीम आई हुई थी, उन्होंने भी इंशाल्लाह पूरी मुझे उम्मीद दी है कि इंशाल्लाह हम भी आपके साथ पूरा तावन करेंगे, आपका जितना हक बनता है हम आपको उतना क्रेडिट देंगे। ज़बरदस्त। और ये ज़रूरी भी है जी, अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को क्रेडिट भी देना, उनको सपोर्ट भी करना फाइनेंशियली भी, और इसके अलावा भी ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने देखा ये कमी रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बेहतरी आ रही है, और आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद भी बेहतरी आएगी। हैदर अली, आपका शुक्रिया, आपको गुड लक, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते दिखाते पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल्स लेके आएंगे, और पाकिस्तान का नाम जो है फ़ख्र से बुलंद करेंगे। बिल्कुल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू हैदर। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। डिफेंस डे है और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है 6 सितंबर, जो हम बचपन से मनाते आए हैं, और हमारी आने वाली नस्लें भी इसको मनाती रहेंगी कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज ये हिम्मत, हौसला और अज़्म रखते हैं कि मुल्क को किस तरह से सलामत रखना है, पाकिस्तानियों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हो या मुल्क के अंदरूनी हालात के हवाले से। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और 6 सितंबर का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, गो कि मैं तो उस वक्त 8वीं 9वीं क्लास में था, लेकिन बिल्कुल एक एक चीज़ हमें याद है कि 6 सितंबर को और उससे पहले वाले क्या वाक़यात थे। मैं सीधा 6 सितंबर पे आऊँगा कि उस दिन मुझे याद है कि मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सिविल या मिलिट्री लीडर, हेड ऑफ स्टेट की ऐसी तकरीर नहीं सुनी जो आज भी हमें याद है और बार बार उसको सुनाया जाता है। वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की 8 बजे की मुझे याद है, वो सिर्फ 6 मिनट की तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कौम को कहा कि आप अब जाएं और दुश्मन का जो एग्रेशन है उसका मुकाबला करें। और वो उनका एक जुमला बड़ा मशहूर था, उन्होंने कहा उस स्पीच में कि दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। कहने का मतलब ये है कि 6 सितंबर की सुबह जब इंडियंस ने, एक मकार दुश्मन ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया वाघा पे और लाहौर पे कब्जा करने के उन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उस वक्त हमारी दो वहाँ पे बहादुर अफसर थे जो अपनी कंपनीज को लीड कर रहे थे। एक मेजर शफकत बलोच जिनको बाद में सितारे जुर्रत मिला, और ऑब्वियसली मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर जो 10 सितंबर को उनकी शहादत वहाँ पे हुई। इनिशियली तो इंडियंस क्रॉस कर गए थे क्योंकि बहुत वो उन्होंने उनको वाज़े
उनको बर्तरी हासिल थी नंबर की, एक इन्फेंट्री डिवीजन प्लस आर्मर्ड ब्रिगेड, टैंक्स और एयर कवर वगैरह तमाम। तो वो BRB कैनाल तक फिर वहाँ पे फाइनल बैटल हुई और 2-3 दिन तक उनका एडवांस जो है वो रोका गया। लेकिन उस एडवांस के रोकने में और उनके अटैक रिपल्स हुआ, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, क्योंकि विद इन 4-5 डेज एक तो PF ने एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली ऑफ द स्काई, और फिर उन्होंने कई इंडियन जहाज गिराए इन द फर्स्ट 4-5 डेज, और खासकर 6-7-8 सितंबर को जो एडवांसिंग इंडियन फॉर्मेशन थी उन पे भी उनको बड़ा सख्त उन्होंने एयरफोर्स ने नुकसान पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि वो इंडियन इतने श्योर थे कि दे विल वॉक ओवर इनटू लाहौर एंड कैप्चर लाहौर, कि उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया था कि आज 6 सितंबर की शाम को लाहौर जिमखाना में सेलिब्रेशन होगी वाइन के ऊपर और चाय पे वगैरह वगैरह। चाय पीने की ख्वाहिश तो 1965 से है इनकी। जी जी, लेकिन वो आपको पता है वो तमाम उनके इरादे जो हैं इन बहादुर अफसर और जवानों ने खाक में मिला दिए। और दूसरा ये याद रखें कि ये बाटापुर तक पहुंच के हुए थे, तो BRB कैनाल पे फिर फाइनल जो है अपना लड़ाई हुई। और आपको मालूम है कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की जो जाए शहादत है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है और लोग जाते हैं वहाँ पे BRB कैनाल के ऊपर। मैं इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगा कि देखें 6 सितंबर का लेसन क्या है कि जब कौम यूनाइटेड हो, दी नेशन मोरल इज हाई, और आप एक दुश्मन के साथ जब जंग लड़ते हैं तो सिर्फ वो काम मुसल्लह फौज का नहीं है, आर्मी एयरफोर्स का काम नहीं है, वो जो आपकी पॉपुलेशन है वो भी इन्वॉल्व होती है। आपको मालूम है कि लाहौर में लाहौरियों के ये जो लफ्ज़ है ना, जिंदा दिलाने लाहौर, ये आपको मालूम है 65 वॉर के बाद ये लफ्ज़ जो है बड़ा पॉपुलर हुआ, क्योंकि लाहौरी जो है वो इतना उनका जोश जज्बा था कि वो डंडे सोटे लेके वो लाहौर बंगा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। एक तो ये हकीकत है। सर, मेरी दादी बताती थी हम तो खाने भेजते होते थे वहां पर फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, पानी, रोटियां, सालन। एग्जैक्टली, वो तो देखे ना जज्बा, तो हमने देखा हो ना, जो स्पिरिट थी, जो मोरल था, नेशनल मोरल, वो तो इट वाज, मैं अब वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। और फिर अगर आपको याद है कि सितंबर की जंग के दौरान इन द मिडल जब लाहौर के ऊपर एयर बैटल हुई तो लाहौरी जो है वो तो छतों पे चढ़ गए, दे वर चीयरिंग अप द PF एयरक्राफ्ट उस जमाने में, और कोई उनका डर नहीं था। सो देखो ना, दिस इज द स्पिरिट, बिल्कुल द स्पिरिट ऑफ द 1965 वॉर यही है कि आपने दुश्मन का मुकाबला यूनिटी के साथ और उसके बिल्कुल एक जोश और जज्बे के साथ जो है वो आपने लड़ना है, और हमने वो अचीव किया सारा। और इनका मकसद क्या था? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जोश और जज्बा तब भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। आज भी हम एक जंग का सामना रहा और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम जो जंग लड़ रहे हैं उसका सामना हमें अभी भी है और हमें बड़ा भरपूर तरीके से मुकाबला करना है। कल भी हमला हुआ, आपको मालूम है, TTP ने उसके जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान को है, इसकी बड़ी वजह यही है कि इसमें भारत भी इन्वॉल्व हो रहा है, उधर अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल है, पाकिस्तान के स्टेक्स वहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं। आप कैसे देखते हैं कि मज़ीद पाकिस्तान को कितना ज़्यादा इस तरह से सिचुएशन को देखना होगा और किस तरह से डील करना चाहिए? देखें, ये याद रखें कि भारत जो है, चाहे जिस किस्म का वो बात कर रहे थे ना, हिंदू के बारे में कहा जाता है बगल में छुरी मुंह में राम राम। देखें, ये कभी आपके खैर खा नहीं हो सकते। 1947 की जो पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस, वो आज तक कभी वो उनको वो भूले नहीं। तो लिहाजा अगर आप समझते हैं कि कभी भारत हमारे साथ दोस्ती करेगा और मुखलिस होगा, इसको आप भूल जाए। चाहे बेशक इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ अरसे से सीज फायर है, लेकिन आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आप देख लें, अभी तक उनकी वो जारियत जो है वो चल रही है, बर्बरियत चल रही है। और कर्फ्यू आप देख लें कि इतने अजीम लीडर सैयद गिलानी की जस्ते खाकी, उनकी डेथ पे वो इतने डर गए कि उन्होंने पूरा वैली को, ऑक्युपाइड कश्मीर को, उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया और नमाज जनाजा तक की इजाज़त नहीं दी, और रात की तारीकी में फिर उनको खुद जाके दफनाया। और याद रखें, गिलानी साहब की डेथ के ऊपर कि उनकी जो जस्ते खाकी, उनकी बॉडी को पाकिस्तान के फ्लैग में उनके अपना ख़ानदान ने, कश्मीरी जो उनके क्लोज थे, उन्होंने उसको कवर किया था। सो कहने का मतलब यह है कि इंडियंस हमेशा आपके दुश्मन रहेंगे, इंडियंस को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक मक्कार दुश्मन है, और लिहाजा हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि उनकी जो
जो उनकी सोच है, जी, जी। चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन में करें, 5th जनरेशन वॉर में करें, हमने उनका मुकाबला करना बिल्कुल, यूनाइटेड और हम ये as one हौसला nation। स्पिरिट रखते हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि जैसे इंडियंस की हम बात कर रहे हैं, आजकल भी उनको बहुत तकलीफ हुई हुई है और उनका मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पागल हो गया है। इस पर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन पर, लेकिन फिलहाल नाज़रीन आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव भी हमारी चल रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने किया था कि हुकूमत सिंध जब ये स्टेप्स ले रही थी तो हमें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था लोगों से कि जी क्या सिर्फ सिंध में होता है, और अभी इस वक्त सिंध में कुछ कंट्रोल में है, बाकी सूबों में मैंने सुना है कि कुछ बढ़ा हुआ है। इस हद तक कि जो यूके की वो रेड लिस्ट है उसने अभी तक पाकिस्तान को नहीं निकाला गया, और उन्होंने बताया यही है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, आपकी शायद नज़र से गुजरा हो, जो रेड लिस्ट में ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान के अंदर आदाद और शुमार से हम कन्विंस नहीं हो रहे कि जो इन्फेक्शन है वो इतनी है, और ख़ास तौर पे उन्होंने सिंध नहीं किसी और सूबे का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आदाद और शुमार में हमें कुछ मसला नज़र आ रहा है और इस वजह से रेड लिस्ट पे डाला है। ये हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी का मकाम है। इस्लामाबाद में इस वक्त वज़ीर आला सिंध मौजूद और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर फारूक हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे इंडियंस की, तो जहां पर वो बॉर्डर्स पे बाज नहीं आते और हमेशा उन्हें मुंह की खाना पड़ती है, आजकल एक और मामला है जिस पर इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार जो है वो बौखलाहट ही क्या, पागलपन का शिकार हो गए हैं। DGIC जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, वो इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर वहाँ मौजूद हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर मुख्तलिफ मामलात पर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। इंडिया को क्या हो गया इस पूरे मामले पर? देखें, जनरल फैज़ हमीद ने क्या वो एक चाय की प्याली पी ली है कि वो कहते हैं कि चाय तो गरम गरम उन्होंने वहाँ पे पी, लेकिन उसका भाप और उसका सारा धुआं है वो तो इंडिया में निकला है। और लोग तो ये इस हद तक, मैं तो हैरान हूँ कि मैं एक लाइट टोन में ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा उनका रिस्पॉन्स देखें, इंडियन मीडिया को आग लगी हुई है, ओहो हो आग लगी हुई है। और लाहौर से बैठ के फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप छतों पे इस वक्त चढ़ जाएं तो आपको वागा क्रॉस जो है सारा वहां धुआं नजर आएगा। सर मुझे ज्यादा नजर आएगा, मैं बॉर्डर के पास ही रहती हूँ। जी हाँ, द इंडियंस आर ऑन फायर। उनसे ये हजम नहीं हो रहा कि DGISI वो देखें, वो कोई सीक्रेट विजिट नहीं है, वो ओपनली गए। अभी पीछे CIA चीफ आए थे तालिबान लीडरशिप को मिलने के लिए, वो सीक्रेटली मिले थे, उसमें तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन DGISI गए ओपनली अपना वहां पे फैसिलिटेट करने के लिए। हम तो वी आर द बिगेस्ट फैसिलिटेटर्स ऑफ पीस इन अफगानिस्तान, और हम तो चाहते हैं कि वहां पे जल्दी गवर्नमेंट बने ताकि वहां पे अनसर्टेनिटी खत्म हो और तालिबान जो है वो सेटल डाउन हो, गवर्नेंस के मामला पर आगे चले, एंड दैट इज इट। और जारी बात है, कुछ रेफ्यूजीज के इश्यूज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और TTP को बाइंड अप अफगान तालिबान ने करना है इंशाल्लाह। दाइश को वहां पे उन्होंने खत्म करना है। तो इंडियंस को तो आग ये लगी हुई है कि उनके जो प्रॉक्सीज थे अफगानिस्तान में इतने सालों से अमेरिका के साथ मिलके वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, अब वो क्या करेंगे? रॉर NDS जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? प्रॉक्सीज और अरबों डॉलर जो लगा दिए उसने भारत ने भी, दीगर ममालिक ने भी, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो मुलाकातें की हैं, ये 6 ममालिक का भी इजलास भी हुआ है, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसमें मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान सऊदी अरब हुकूमत से भी बात कर रहा है। ये आपको क्या लग रहा है, कितना पॉजिटिव और इससे कितना बेहतर चेंज आ सकता है? देखें, ये वही पीस इन अफगानिस्तान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और एक बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि ये अमन हो, जल्द हो। तो उसमें अफगान तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, उनकी मदद करना, अगर कोई उनके फैक्शन के दरमियान आपस में कोई अपना हार्मनी नहीं है तो उन मामलों को ठीक करना। यही वजह है कि जितनी रीजनल पावर्स हैं, रूस, चीन, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान, टर्की, और उसके बाद जारी बात है सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह, उन सब के साथ मिलके हम एक जिसको कहते हैं ना कलेक्टिव, एक कोऑर्डिनेटेड हिकमत अमली है कि पीस के लिए, कि किसी तरह अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन जो है पीसफुली मुकम्मल हो जाए और वहाँ के मामला फिर आगे चल पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह, अभी ये कह रहे हैं कि वेडनेसडे को शायद कोई गवर्नमेंट का ऐलान होगा, वैसे नाम तो आने शुरू हो गए, और उसके बाद किसी ने ये भी कहा कि अमेरिकन को छेड़ने के लिए शायद 11 सितंबर को फिर फॉर्मल ऐलान हो इस गवर्नमेंट का। तो
जब ये हो जाएगा तो आप देखेंगे पंजशेर का मसला आपने अभी ब्रेकिंग दे दिया। जी। पंजशेर जो है वो रेजिस्टेंस, वो भी इंडियन बैक था, याद रखें, वो भी इंडियन बैक था। बिल्कुल किसी ठीक, तरह बिल्कुल ठीक। शरारत की जाए और तालिबान को सेटल न होने दिया, उनको गैर मुस्तहकम किया जाए, वो देखें वो भी मामला उनका फेल हो गया, शिकस्त होगी वहां पे इंडियंस को। तो अब तो ये आज लेटेस्ट खबर ये कि इंडियंस अब वो अपना अमेरिका को और बाकी और रूस को कि जनाब आप मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ ज़बरदस्त। जाए मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना है? सजीले जवान। क्या बात है, क्या बात है इब्राहिम, बहुत खूबसूरत बहुत जी, खूबसूरत ज़बरदस्त। आवाज़ और बहुत खूबसूरत मेरे नगमा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद Thank you. अस। 6 सितंबर एक ऐसा दिन है जो बचपन से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, जी। यूनिवर्सिटीज़, और फिर उसके बाद भी जैसे आज के दिन की मुनासबत से जैसे कहते हैं ना, एक नया जोश, एक नया वलवला Definitely. हमेशा से पैदा होता है, और ये वही जोश और वलवला है जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फोर्सेस को और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना। जी, और जैसे 1947 के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था, वो था एक मक्कार दुश्मन का, जिसके हमले पाकिस्तान पर मुतवातिर जारी थे किसी न किसी तरीके से। और 1965 6 सितंबर को भी मक्कार दुश्मन ने किसी ऐलान के बगैर जब 600 से ज़्यादा टैंकों के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने सीनों पर बम बांधकर भारतीय टैंकों को तबाह कर दिया। बीआरबी नहर का वाक़या और बीआरबी नहर पर जो हुआ उस पर दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान की दिफाई लाइन ने दुश्मन की पेशकदमी को रोक दिया। कश्मीर में पाक फौज के हाथों मुसलसल पसपाई के बाद भारत ने इंतकामन अब बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करने का फैसला किया, और 6 सितंबर की सुबह दुश्मन अफवाज ने शहर लाहौर में दाखिल होने की कोशिश की, और पाक फौज ने, पाक फ़िज़ाइया ने, और जैसे ही मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर तमाम ये चुके जंग शुरू हो गई, तो नेवल फोर्स ने भी बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, ऐलान करें या ना करें, हम ना सिर्फ दिफा करने का हौसला और हिम्मत रखते हैं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तानी जो कौम है वो भरपूर सीसर पलाई तलवार साबित हुई, और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और 6 सितंबर 1965 को रस्तों भारतीय फ़ौज ने बगैर जब किसी के ऐलान के लाहौर में दाखिले की कोशिश की, तो फिर वो सिर्फ कोशिश ही साबित हुई और नाकामी से दो चार हुए। पाकिस्तानी कौम भरपूर तैयार थी, और दुश्मन को बेदियाँ और बागा के मकामात पर ही पाक फ़ौज की जानिब से इंतहाई ताकतवर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और खेमकरन के मकाम से शहर कसूर में दाखिले की कोशिश भी भारत को बहुत महंगी पड़ी। पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ इस पेशकदमी को नाकाम बनाया बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में जो भारतीय फ़ौज सरहद पार करना चाह रही
रही थी उसे नाको चने चबवाए। और जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर फारूक भी जिक्र कर रहे थे कि सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ने उसी रोज़ कौम से एक तारीखी खिताब भी किया था और उनके खिताब में एक ऐसा जोशो वलवला था कि मुल्क का हर फर्द अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए उठ खड़ा हुआ और ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाक फ़िज़ाइया ने अदा किया। डेफिनेटली। और भारतीय इलाके में पठानकोट, आदमपुर और बुलवाड़ा एयर बेसिस पर इंतहाई कामयाब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमले किए। पाक फ़िज़ाइया के इस कार्रवाई में दुश्मन के दर्जनों तैयारे भी तबाह हुए और बैनुल-अक़वामी मुबसरीन का ये भी कहना है कि इन हमलों ने भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी थी, जो कि आज तक मरम्मत नहीं हो सकी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कमर तोड़ ही रखी है हमने। बिल्कुल कमर तोड़ के रखी है, वो चाहे 1965 की बात हो या रीसेंट इंसिडेंट्स की बात हो, कि भरपूर जवाब और हौसला जो है वो हमारे जवानों में मौजूद है। और जैसे अबूज़र हम अक्सर बात करते हैं कि ये टेक्निकलिटीज़ की जंग नहीं होती है, ये कोई तैयारों की या एडवांसमेंट की जंग नहीं होती है, ये उस ट्रेनिंग की बात होती है जो हमारे जवान लेते हैं, ये उस अज़्म और डिटर्मिनेशन की बात होती है जो मेरे ख्याल से दुनिया की किसी फोर्स में मौजूद है। डेफिनेटली। और पीएफ तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त, वेल इक्विप्ड, और इसके साथ साथ वो जोश और जज्बा जो कि अभी रिसेंटली भी हमने 27 फरवरी को देखा और फिर उसके बाद उससे पहले भी अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अहम आलम ने जिस तरह से 1 मिनट से कम अरसे में रिकॉर्ड तैयारे गिराए थे भारत के, तो वो भी आज तक दुनिया में लिखा हुआ है, सबके सामने है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती हैं। वहीं पर पाक बहरिया ने भारत की ना सिर्फ कराची की बंदरगाह पर पेशकदमी को रोका था, बल्कि भारत में जाकर दीवार के मुकाम पर भारतीय तैयारों और रेडार सिस्टम को भी तबाह करके भारतीय अफवाज का गरूर खाक में मिला दिया था। बिल्कुल। और आज भी पूरी कौम अपनी तमाम फोर्सेस को सलाम पेश करती है और मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए जितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, हमारे वो तमाम शोहदा और वो तमाम लोग जिन्होंने वो जंगें लड़ी, हमारे वो गाजी, उनको कौम सलाम पेश करती है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं वो आज भी उसी जोश और जज्बे उसी हिम्मत के साथ दुश्मन का मुकाबला करने का हौसला रखते हैं। और हमारे ऐसे ही 2 हीरोज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। स्क्वाड्रन लीडर हबीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्क्वाड्रन लीडर रेहान रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी तशरीफ आवरी के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हम आपको आज के दिन की मुबारकबाद भी देंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने कैसे पाकिस्तान को डिफेंड किया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो भरपूर तैयार है किसी भी किस्म के हमले की। तो हबीबुर रहमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे। आज का दिन बहुत एक मेमोरेबल दिन मैं समझता हूँ। ये वो दिन है कि जो कौमें अपने शोहदा को याद करती हैं, उनके कारनामों को याद करती हैं। शोहदा को याद करने का मकसद है कि आपकी उनकी अचीवमेंट्स, उनकी फीट्स अगर वो याद ना रखी जाएं तो योर फ्यूचर इज़ डार्क। बेसिकली यही फीट्स हैं, यही उनकी कारकर्दगी है जिन पे वो फ़ख्र करते हैं, उनकी फैमिलीज़ फ़ख्र करती हैं और फिर आगे माएँ अपने बेटों को यही बताती हैं कि ये जो फीट्स एंड फीचर्स ऑफ वेलर उन्होंने परफॉर्म किए, ये आगे उनकी नस्लें भी परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल। इस लिहाज से टू कमेमोरेट दिस डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to commemorate this day in as much zeal and zest as we can. बिल्कुल। और हिस्ट्री में लिखे हुए सुनहरे हरूफों से ही आप सीखते हैं, वो सुनहरे नाम जो हमेशा चमकते रहेंगे, दगमगाते रहेंगे, लेकिन वहीं पर हमारे लिए हौसला और हिम्मत भी बनते रहेंगे। रेहान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। 6 सितंबर का दिन, पाक फ़िज़ाइया का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जिस तरह से सपोर्ट फराहम की, जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया 1965 में, आपने बहुत सी स्टोरीज़ भी पढ़ी होंगी एंड आई एम श्योर कि आपके अपने करियर के दौरान बहुत से ऐसे इंस्पिरेशनल मोमेंट्स हुए होंगे जब आपने उसके बारे में सोचा होगा। कुछ कहिएगा आज के दिन की मुनासिबत से। आज का दिन इस बात की तायीद करता है कि हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी वो नाकाबिले फरामोश हैं और मादरे वतन को शहीनों की जब ज़रूरत पड़ी, 1965 वॉर हो, 71 हो या 27 फेब रिसेंट अकरेंस हो, जी, तो शुजाअत और बहादरी का एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा, याद रखा जाएगा और हम अपने शहीदों को कभी नहीं भुलाएंगे और हमारे दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई उस अज़म की जो हम करते हैं जी। इस मौके पर मुझे राशिद मिन्हास के 15 साल की उम्र में कहे हुए कुछ वर्ड्स याद आते हैं जो उन्होंने इंग्लिश में पोइट्री की थी, दैट द लाइफ इज़ of a very short span. So why not to our country give the life so easily we can, so that the generations to come remember us as the great ones. So ये जो जज्बा था ये एक 15 साल के नौजवान में
और ये ट्रांसफॉर्म हुआ एक शहादत में, तो ये हमें हमारी कौम को, ना सिर्फ हमारी कौम को, हमारे सोल्जर्स को स्पेशली एक उम्मीद और एक उनके अंदर वलवला और जज्बा उजागर करता है कि अगर हमारे मुल्क की आन और शान पर कभी भी कोई हर्फ आया तो अपनी जान का नजराना भी ज़रूर पेश करें। डेफिनेटली, और इसमें तो ऐसी कोई शक है ही नहीं है। और हमारी जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने अभी तक जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और अब तक देते आ रहे हैं, कल भी जिस तरह से हादसा हुआ है, इसी तरह से टेररिस्ट हमले जारी हैं अभी तक, तो हमारी कौम तैयार है, आप भी तैयार हैं इस तरह के हमले देखने के लिए और इसके साथ उनका मुकाबला करने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा से तैयार थे। हबीब साहब, जैसे कि रेहान साहब ने भी कहा कि जोश व जज्बा तब से चला आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। ये जो 1965 की जंग हुई, 1971 और इसके बाद से हमले जारी हैं, आप एज ए फोर्स में जब होते हैं तो क्या मैसेज दिया जाता है कि क्योंकि दुश्मन तो बिल्कुल साथ है और नज़र आ रहा है, उस पर क्या फिर हमारी ट्रेनिंग किस तरह से होती है? जिस तरह वॉरफेयर मैं कहता हूँ इवॉल्व करती रहती है, हमारी ट्रेनिंग भी इवॉल्व करती रहती है। दुश्मन जो है डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करता रहता है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है। जी जी। तो उस लिहाज से दी ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एज वेल, और हमें बताया फिर उसी तरह ही जाता है, उसी तरह ही हम अपने एक्शंस और ऑपरेशन इन्हांस करते हैं टू काउंटर दो थ्रेट्स। और इस लिहाज से अफवाज पाकिस्तान बहुत दे आर एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट आर एनिमीज आर अप टू। सो इस लिहाज से मैं कौम को पैगाम दूंगा कि बिल्कुल यू आर इन सिक्योर हैंड्स, और इस लिहाज से वी आर नॉट 1 नॉट 2 एट लीस्ट 5 स्टेप्स अहेड ऑफ आवर एनिमी। क्या बात, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह वक्त ये साबित करता रहेगा कि अफवाज पाकिस्तान किस तरह अपने लहू से इस मुल्क का दिफा जारी रखे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी हबीबुर्रहमान साहब, तो आपने कहा कि ट्रेनिंग इवॉल्व करती रहती है, लेकिन एक चीज़ जो ओवर द ईयर्स हम एज अ पाकिस्तानी कौम देखते हैं वो ये है कि हमारी अफवाज में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा ईमानी बहुत ज़्यादा है। और रेहान साहब जैसे जिक्र करते हैं, अभी कुछ खबरें आ रही थी, पिछले साल इंडिया बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा था कि हमारे पास बड़े तैयारे आ गए हैं और राफेल तैयारे आ गए हैं और हम पता नहीं क्या कर लेंगे। तो उस वक्त भी यही बात की थी कि ड्राइवर अगर छोटी गाड़ी वाला हो तो उसको मर्सिडीज़ दे दें या कोई भी बड़ी गाड़ी दे दें, उसमें वो टेक्निकलिटीज़ और वो जोश नहीं आ सकता जो एक मिसाल आम तौर पर दी जाती है। रेहान साहब, हमारा ये जो जज्बा ईमानी है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग से कितना बढ़कर है? अब जैसे कि सर हबीब ने भी जिक्र किया कि ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फाइटर पायलट को बिल्ड करने में, पर एट द सेम टाइम अगर हम कॉज की बात करें तो जो चीज़ हमें अपने दुश्मन से डिफ्रेंशिएट करती है वो है जज्बा ईमानी। जिस तरह आपने जिक्र किया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम जब अल्लाह की राह में जान देते हो तो शहीद कहलाते हो, और शहीद का रुतबा ये है कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है, सिर्फ हमें उसका शऊर हासिल नहीं। बेशक। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जज्बा ईमानी हमारे उस कन्विक्शन को रीइंफोर्स करता है कि जो हम अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान करना चाहते हैं, उसको रीइंफोर्स करता है और हमें मज़ीद इस बात पे हमें वो मोटिवेट करता है कि हम मज़ीद मेहनत करें और प्रोफेशनलिज्म से, अपने जज्बा ईमानी से दुश्मन को शिकस्त दें। और ऐसा हमने पास्ट में देखा भी है, चाहे वो 1965 वॉर हो, 1971 वॉर हो या रिसेंट अकरेंस हो। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। और जज्बा ईमानी और साथ साथ टेक्निकलिटीज़ ज़रूरी हैं, उसके साथ ही हम दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हबीब साहब, जिस तरह से रेहान साहब ने भी कहा है कि टेक्निकलिटी के साथ साथ जज्बा ईमानी भी ज़रूरी होता है। अब आप ये बताइएगा, जो इस वक्त प्रिवेलेंट सिचुएशन है और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये मामला चल रहा है, हमारा दुश्मन बड़े तरीके से हमारे पर हमले करता है। आपने जो खुद बात की 5th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहे हैं आप, ग्राउंड से भी एयर स्ट्राइक्स भी, और इसके अलावा हमारे पास अक्सर नेवी के वजह से भी हमें सहूलत है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से भी अटैक्स होते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है, आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? ये भारत जो कर रहा है उसको दुनिया तो देख ही रही है, हम भी देख रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। बेसिकली जो बड़ा मकसद है वो है किसी तरह इस मुल्क को और आवाम और फ़ौज में एक इंतशार पैदा करना, ये किसी तरह पोज कराना कि योर फोर्सेस आर इनकम्पिटेंट और नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोटेक्ट दिस मदरलैंड। कोशिश करते रहते हैं। इसके बहुत किस्म के हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए करके देख लें फर्दर, और वी आर रेडी। और इसमें मैं यही समझता हूँ जो पूरा ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, इसी तरफ ही इशारे देती हैं कि किसी तरह इस नेशन
जो कि ये ऑब्वियसली वुड राइज वन डे किसी तरह कर्टेल किया जाए। मेरी इसमें यही एनालिसिस है कि सारे जो इनके हरबे हैं दैट correspond to a nation that is rising and how to stop that. बिल्कुल। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि किस तरह से हम एज अ नेशन इस चीज़ को बिल्ड करते हैं, फोर्सेस कैसे अपने रिस्पांस देती हैं, और जैसे आपने जिक्र किया ना कि हम आज भी तैयार बैठे हैं, हर सेकंड हर लम्हा हमारी फोर्सेस स्टैंड बाय कि हमें अपना दिफा करना आता है। और वो चाहे 65 की बात हो, वो 2019 की बात हो या 2021 और आने वाली सदियाँ, पाकिस्तान हमेशा महफूज हाथों में है और रहेगा। और जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे ना, कुछ चीज़ें बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं, उनकी अपनी स्टोरीज। जैसे रेहान साहब, आप फाइटर पायलट हैं, आप एयर कंट्रोल डिफेंस उसको देखते हैं, सो कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और हमारे आने वाली नस्लों को ये लोग जो हमारे यहाँ हीरोज़ बैठे हैं वो कैसे इंस्पायर करते हैं, ये भी बड़ा एक जी। और इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इनसे दोबारा से बात करते हैं। बात करें 6 सितंबर के यौम दिफा के हवाले से, और ये दिन इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि अगर आपके जब ये दिन को देखते हैं, जब इस दिन को मनाते हैं तो अपने बच्चों में एक जिस तरह से हम छोटे थे तो हम 6 सितंबर को मनाते थे, बाकायदा तौर पर जाके परेड देखनी और तमाम म्यूज़ियम्स देखनी, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके एक मैसेज आता है अपनी कौम में कि किस तरह से आपकी अफवाज ने आपके लिए लड़ा और आपको भी तैयार रहना चाहिए किसी भी किस्म के हमले के लिए। बिल्कुल, वो इंस्पिरेशन, वो जोश ऐसा है कि आज भी आप बच्चों से पूछें तो उन्होंने बड़े होके फौजी बनना होता है, वो चाहे एयरफोर्स के हों, वो चाहे नेवल हों, पायलट, फाइटर पायलट सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल पोस्ट होती है ना, फाइटर पायलट बनना है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। सो हमारे साथ फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर रेहान रज़ा भी मौजूद हैं, और जैसे हम अभी उनसे ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जज्बा और जोश जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, फिर वो 65 की बात हो या 2019 की बात हो, 27 फरवरी जब हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो रेहान, जब आप फाइटर पायलट बने और आप ये फाइटर जेट उड़ाते हैं, सो क्या आपका सर हौसला होता है, क्या आज़म होता है, बैक ऑफ द माइंड क्या इंस्पिरेशन? इसको मैं रिसेंट अकरेंस जो 27 फेब पे हुई उससे रिलेट करूँगा कि दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में शब खून मारने की नाकाम कोशिश की, और वो नाकाम इस तरह हुआ कि उसने सारे के सारे अपने टारगेट मिस किए। और वेर एज दे क्लेम्ड कि हमने 350 टेररिस्ट मारे हैं, और वेर एज दे वॉज नॉट अ सिंगल ब्रेक फाउंड इन द डिब्री। तो ये तो उनकी नाकाम प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन का एक मुंह बोलता सबूत था। लेकिन आप इसके साथ ही साथ देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा रिस्पांस, बड़ा अच्छा रिएक्शन शो किया। आपने देखा होगा आपकी टॉप लीडरशिप से लेकर लोएस्ट लेवल तक आपको कोहेरेंस, यूनिटी और टीम वर्क नज़र आया होगा। बिल्कुल, आपकी पीएम ने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, और हमने रिटेलिएट करके दिखाया। और वो जो आपने बात की है अभी कि सरप्राइज़ देंगे, तो हमारे DGSPR ने कहा था कि यू अपने दुश्मन को ललकारते हुए, और वो हमारी ही आवाज़ थी कि यू हैव फेल्ड टू सरप्राइज अस, नाउ वेट फॉर अस, वी विल सरप्राइज यू, वी वर रेडी, वी डिफेंडेड एंड वी डिनाइड। सो दैट वाज द मोमेंट जो मेरे लिए भी अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए, अपनी हार्डशिप्स को देखते हुए, जो मैंने पास्ट में और जो मैं इस वक्त भी उन हार्डशिप से गुजर रहा हूँ, तो मेरा ये पुख्ता ईमान उस वक्त भी था और आज भी है कि ये ट्रेनिंग एक दिन ट्रांसफॉर्म होगी इस दिन के अंदर, जो कि 27 फरवरी को हुई। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी इस चीज़ को बावर करवाएगा कि हमारी ट्रेनिंग, हमारा जज्बा, हमारा जो मेहनत है वो इंशाल्लाह रंग जरूर। बिल्कुल, फिर इसमें वो आ जाता है ना अबू कि MM आलम का जिक्र हो या विंग कमांडर नुमान अली खान या स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी, 65 की बात हो या 2019 की, हीरोज़ हमारे पास हैं और सामने आते रहेंगे। वो चाहे छुपे हुए हों, वो चाहे कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी अपना काम कर रहे हों, लेकिन जवाब देने की भरपूर सलाहियत है, और वो सलाहियत पूरी दुनिया ने देखी भी है। हबीब साहब, आप बताइएगा, जब ये 27 फरवरी का दिन, चूँकि आज हम अपने डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो वो डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी था ये बताना भारत को कि हमारा डिफेंस ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि हम किस तरह से अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं। आप बताइएगा, जब ये 26 को हमला किया रात के अंधेरे में, और उसके बाद जब जवाब देना था, तो एक होता है ना कि ऐसे लग रहा था कि बस आने वाली है, वॉर का दिन आने वाला है और बस तैयारी हो चुकी थी और किसी टाइम भी कॉल आ सकती है। तो उस जज्बात क्या होते हैं उस टाइम जो फोर्स फील्ड में, और जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं रिस्पांस के लिए, वो ज़रा कुछ बताइएगा। इस तरह मैं अपनी एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो आई वाज सेकंड इन कमांड ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट डिप्लॉयड एट मसरूर, PF बेस मसरूर कराची में।
सारा ये जो वाक़या हुआ, ऑल्दो दिस वाज इन अप नॉर्थ, लेकिन हमारे नॉर्थ से साउथ तक सारे बेसेस एक्टिवेट कर दी गई थी। वी वर एन हाई अलर्ट, और जहाँ जहाँ हमने एज़ पर आर प्लान्स जाना होता है उन साइट्स पे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम वी हैड टू डिप्लॉय। और जज्बा मेरे अंडर कमांड में जवानों की बात करूं तो इतना ज़्यादा था कि उस वक्त मुझे कोई ऑर्डर्स देने की नौबत नहीं आई। अच्छा। और ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। दिस इज़ व्हाट वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर ऑल आवर लाइफ। और जब वो दिन आया तो जिन जिन जगहों पे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम पहुँचे, वी डिप्लॉयड आवर मिसाइल्स। और जज्बा ईमानी इतना ज़्यादा था लोगों में कि नो वन वांटेड टू रेस्ट। ठीक है, क्या बात। 24 घंटे अनथक लोग मैंने देखे उस दिन, और बिल्कुल भी नो बडी वॉन्टेड टू रेस्ट, एवरीबडी वॉन्टेड टू हैव अ शेयर। और जब आवाज़ दी है मुल्क ने तो क्यों कौन पीछे रहा। क्या बात, बिल्कुल, क्या बात है। और वो कहते हैं ना कि वहाँ पर सिर्फ अल्लाह अकबर का एक नारा लग जाए तो फिर जोश और जज्बा जो आ जाता है हमारे सोल्जर्स में, वो किसी तौर पीछे नहीं होता। और रेहान साहब, जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी ना कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे इतने इंस्पायर्ड हैं फोर्सेस से कि वो आज भी सोल्जर बनना चाहते हैं। मतलब मेरा 2.5 साल का बेटा अक्सर ये कहता है कि मैं सोल्जर हूँ, मतलब उसको नहीं पता कि सोल्जर क्या है, लेकिन वो एक जो इमेज, वो जो इंस्पिरेशन, जो एक जोश और जज्बा मौजूद है हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट में, ये बड़ा मैटर करता है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया पाक एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए? अब देखिए तो क्या था आपके अगर हम अपने बचपन को याद करें तो उस बचपन में भी 23 मार्च हो, 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, तो उस पे जो इवेंट्स होते थे, लाइक परेड का होना, 14 अगस्त पे हम अपने घरों को सजाना, और 6 सितंबर पे अपने शोहदा को याद करना, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में आज भी मौजूद हैं। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों की याद दहानी करवाएं और इसमें भरपूर हिस्सा लें, ताकि उनके अंदर भी एक जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो। बिल्कुल। तो ये जज्बा हुब्बुल वतनी वहाँ से शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए तो हमने ये सुना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो वो एक जज्बा जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ इस पैशन में कि आई शुड जॉइन द फोर्सेस एंड स्पेशली द पाकिस्तान एयरफोर्स एज पायलट। और अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम पर फाइज फरमाया ताकि मैं अपने इस मुल्क की और इस्लाम की खिदमत कर सकूं। डेफिनेटली, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आगे भी भरपूर सलाहियत भी आपके पास है, आप कौम का फ़ख्र हैं। हबीब साहब, आपसे भी हमने डिस्कस करना है, आपसे ही पूछना है कि आप इंस्पायर हुए, कैसा आपका सफ़र था। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। 6 सितंबर आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तानी कौम के लिए, इसीलिए हमारे साथ आज मेहमान भी बड़े ख़ास हैं। स्क्वाड्रन लीडर हबीब रहमान और स्क्वाड्रन लीडर रेहान रज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से और कुछ उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के हवाले से। तो हबीब साहब से अब हम जानेंगे कि उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्यों ज्वाइन की PF और क्या जज्बा था तब, और फिर जब ट्रेनिंग में आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी बताइएगा हबीब साहब कुछ। एज रिगार्ड्स ज्वाइनिंग द PF, आई वाज ऑलवेज क्लियर हेडेड। अच्छा। कि आई हैव टू ज्वाइन द एयरफोर्स। अब इस पे मेरे वालिद साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। वो हमें जितने मेरे बहन भाई थे और कज़न से, उनको वो बचपन ही से लेके जाते थे एयर शोज़ पे। मसरूर बेस में एयर शो बड़ा ज़बरदस्त होता था, एंड सीइंग दी जेट्स रोर, थंडरिंग जेट्स, तो बड़ा मैं इंस्पायर होता था उनसे। और इसके अलावा डिफरेंट स्टैटिक डिस्प्लेज थे वहाँ पे जिनके बारे में इट वाज एन एजुकेशनल टूर, और बहुत ज़बरदस्त लगता था एयरफोर्स के बारे में जानकर, उनकी वर्किंग के बारे में, एंड जिस तरह उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इंस्पायर्ड मी। दोज एयर शोज वर द थिंग दैट एक्चुअली टर्न मी टूवर्ड्स ज्वाइनिंग द एयरफोर्स। और उसके बाद मेरे कज़न्स भी हैं जो एयरफोर्स में थे पहले से। फैमिली में भी आप थे? आई सॉट गाइडेंस फ्रॉम देम, और मुझे बड़े उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी, भाती थी। दिस इज़ द रीज़न आई एम हियर। वो जैसे कहते हैं ना, करियर काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है, तो वो आपकी एयर शो से हुई जो हम आजकल थोड़ा मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि वो इवेंट्स जो हैं वो थोड़े से मोल्ड हो गए जो हम बचपन में देखा करते थे, वो चाहे कराची की बात हो या लाहौर की बात हो। इंशाल्लाह जी। रेहान साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। एक मैसेज
जिसमें आप कौम को ये बता सकें कि कितना ज़रूरी है आपने अपना करियर सेलेक्ट करना है, और अगर आपने फोर्सेस की तरफ आना है तो क्या क्या चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी कौम के हर नौजवान और हर बच्चे को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मुझे 100 जाने भी दोबारा अगर दी जाएं तो मैं दोबारा फोर्सेस ज्वाइन करूंगा। सो दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी एंड दैट शुड बी द मोटिवेशन फॉर एवरी पाकिस्तानी, एवरी मुस्लिम इन फैक्ट। तो ये तो पैगाम है मेरा उन नौजवानों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे वो जवान जो ज्वाइन नहीं कर सकते या नहीं कर सके किसी वजह से, तो उनके लिए ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ पर आप हैं सिंसेरिटी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें ताकि इस मुल्क का नाम रोशन हो। और कौम के लिए ये पैगाम है दैट स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक। क्या बात, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। मुझे लगा ये मैसेज आपने मुझे दिया क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा मोटिवेशनल था कि जहाँ जहाँ भी अपना रोल प्ले करते रहे। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी भी है जी। रेहान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। हबीबुर रहमान साहब, आपकी तरफ से आपकी कौम को, आपके देखने वालों को क्या मैसेज है? जिस तरह रेहान ने बड़ा ही पुट इट वेरी ब्यूटीफुली, मैं भी यंगस्टर्स को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि व्हाट आई सी इन देम नाउ कि बहुत ज़्यादा रुझान है टूवर्ड्स प्लेइंग गेम्स ऑन सेल फोन्स एंड बीइंग इंडोर्स। बहुत ही सेडेंट्री लाइफ होता जा रहा है यूथ का। सो व्हाट आई एडवाइज देम इज़ टू गो आउट एंड प्ले। मतलब हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। जब तक आपकी बॉडी और फिटनेस लेवल ना हो तो आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट परफॉर्म ऑन अ बैटल फील्ड। आप बेसिकली कोई भी काम उस तरीके से नहीं कर सकते। वंस हेल्थ इज़ दी सबसे बड़ी नेमत हेल्थ है। तो सीइंग दी जनरेशन राइट नाउ मेरा दिल थोड़ा उदास होता है उनको देखते हुए, द सेडेंट्री लाइफ दैट दे हैव अडॉप्टेड। तो द मैसेज इज गो आउट, प्ले, हैव गुड टाइम इन दी ग्राउंड्स। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो ग्राउंड्स पे लड़ाई होती थी। हाँ जी, कि आज हम खेलेंगे, आज वो खेलेंगे, आप ग्राउंड्स खाली हैं। हाँ, लेकिन आप वाकई आपकी बात है कि ट्रेंड ऐसा सेट हो चुका है, लेकिन इसको चेंज करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम, अफवाज पाकिस्तान, और नौजवान जो इस वक्त अभी सर्विस सेलेक्ट करना चाहता है, अपनी आगे करियर सेलेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ऐसे दिन होते हैं जिनमें उनको समझ में आता है कि किस तरह से क्लियर होना है। और जिस तरह से हमारी माशाल्लाह ये दोनों स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, कितने क्लियर हेडेड हैं, ये हमारी फोर्सेस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी भी है, और ये फॉलो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, और ऐसी इंस्पिरेशन हो तो खुद ब खुद जो फ्यूचर है वो ब्राइट रहता है। और इसी के साथ हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, नॉट जस्ट फॉर कमिंग हियर बट फॉर सर्विंग दिस कंट्री। और आप लोगों की वजह से ही वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम चैन से सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जवान जो हैं वो सरहदों पर, वो चाहे फिजाई हो, वो ज़मीनी हो या बहरी हो, हमारी हिफाजत कर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। पर हम फिर से एक दफ़ा बढ़ते हैं इब्राहिम की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान के लिए। जी इब्राहिम, मेरे टीचर मिस्टर ग्रिफिन ने लिखा है और ये उनकी धुन है, उन्होंने कंपोज किया है इसको। ऐ मेरी पाक धरती तू सलामत सलामत रहे, ऐ मेरी पाक धरती तू सलामत सलामत रहे। ये जियाले तेरे, ये तेरे पास बाहों हिफाजत पे मामूर यूं ही बेकरां। ये जियाले तेरे, ये तेरे पास बाहों हिफाजत पे मामूर यूं ही बेकरां। हो समंदर ज़मीं चाहे हो आसमां, हो समंदर ज़मीं चाहे हो आसमां, ऐ मेरी पाक धरती तू सलामत सलामत रहे। हो कभी ना हमें फसल की भी कमी, यूं ही सोना उगलती रहे ये ज़मीं। हो कभी ना हमें फसल की भी कमी, यूं ही सोना उगलती रहे ये ज़मीं। खुश खुर्रम रहें
तेरे सारे नकी खुश खुरम रहें, तेरे सारे नकी है मेरी पाक धरती, तू सलामत सलामत रहे, ऐ मेरी पाक धरती, तू सलामत सलामत रहे, तू सलामत सलामत रहे, तू सलामत। और इब्राहिम आपने बड़ा अच्छा ये दुआया कलाम मैं कहूँगी मिली नगमा, जिसमें ऐ मेरी पाक सरजमीन तो सलामत रहे, और ये दुआ ज़बान ज़द आम है तमाम पाकिस्तानियों की। और इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।